हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 7th की जो अब आपका संस्कृत का पेपर है, तो उसके लिए ये वीडियो है। ये सैम्पल पेपर है, इसे आप प्रैक्टिस पेपर के रूप में भी ले सकते हैं। और आपका जो पेपर है उसका पैटर्न आप देख सकते हैं। बाकी एक बात बता दूं, थोड़ा सा पैटर्न मिड टर्म को फॉलो किया जाएगा, तो आपको मिड टर्म का पेपर अच्छे से करना है। और मिड टर्म में आपके देखा होगा, आपने लास्ट क्वेश्चन एक दोहे का आया था जिसमें आपको एक दोहा लिखना था संस्कृत में। तो आप एक मतलब जैसे श्लोक कहते हो, एक श्लोक जरूर याद कर लेना ताकि आप एग्जाम में कर पाओ। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे हमें पैसे दे रखे हैं, इस पैसेज को पढ़ के हमें इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो एक पद में केवल एक ही शब्द बताना होता है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले से ये जो पैसेज है ना, इसे पढ़ के समझा दूं। व्याघ्र अस्माकम राष्ट्रीय पशु अस्ति। जो व्याघ्र ना, वो हमारा राष्ट्रीय पशु है और ये बहुत ज्यादा मनोहर होता है। ठीक है, इसके शरीर पर जो पीले और कृष्ण वर्ण की जो पंक्तियां है ना, वो बहुत ही अच्छी शोभनती है, मतलब अच्छी लगती है। और कदाचित अयम सग्नेशु वनेशु निर्भयम विहरती स्म। मतलब पहले ये होता था कि ये जंगल में ना बिल्कुल बिना किसी डर के इधर उधर घूमता रहता था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इन व्याघ्रों की जो संख्या है ना, वो कम होती चली गई। व्याघ्र जो जाति है, ठीक है, उसका सर्वनाश न हो, इसकी रक्षा करने के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय ने अनेक उपाय किए हैं। ठीक है, लेकिन सारे के सारे सर्वे प्रयत्न निष्फला भवंती। ज्यादातर जितने भी सारे कोशिश है ना, सारी जितनी भी प्रयत्न है, वो सारे सारे निष्फल मतलब बेकार हो गए हैं। और ये कह रहे इसके कारणम क्यों, इसका कारण क्या है? तो किशांचितम धूर्तणाम लोभ वर्णाम छेदनम चा। मतलब ये जो कुछ लालची लोग ने वन को छेद रहे हैं, मतलब उसको काटते चले जा रहे हैं। ठीक है, अस्माकम वन संपत्ति रक्षितव्य देशस्य राष्ट्र पशु चापी रक्षणीय। मतलब हमें भी वन की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, देश का जो राष्ट्रीय पशु है उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। देखिए, अब एक पद ये ना, मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा। ठीक है, एक पद ये बोला तो आपको एक ही वर्ड में लिखना है। जैसे अस्माकम राष्ट्रीय पशु का, हमारा राष्ट्रीय पशु कौनती है, व्याघ्र आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ। जब एक पद इन बोल रहे ना, तो राष्ट्रीय पशु से राष्ट्रीय पशु हट गया। ठीक है, अस्माकम से अस्माकम हट गया, तो बचा क्या? व्याघ्र। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? व्याघ्र है। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं आपको आंसर दिखाता हूँ कि कैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप एक पद उत्तर लिख के ऐसे ऐसे आंसर लिख के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर है, मैं आपको समझा रहा हूँ पहले। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है व्याघ्रम रक्षितुम का उपायान करोति। जो व्याघ्र है ना, उसकी रक्षा करने के लिए किसने उपाय करे हैं? तो देखो, ये सेम लाइन ढूंढो कहाँ लिखी है। देखो ये लिखा, व्याघ्र जातिम लिखा, नहीं लिखा? तो रक्षितुम कौन, किसने उपाय करे हैं? तो यहाँ पर आएगा वन पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, अभी आपको आंसर दिखाया था ना। ठीक है, ये वाले। फिर है केशाम संख्या अत्यल्पा जाता। किसकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है? तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये लिखा। तो किसकी कम हो रही है? ये लिखा ना, व्याघ्रणाम। मतलब व्याघ्र की जो संख्या है वो लगातार कम होती चली जा रही है। फिर अस्माकम का रक्षितव्य। ठीक है, तो हमारी जो है ना, हमारी क्या करते हैं, हमें किसकी रक्षा करनी है? तो ये लिखा वन संपत्ति। ठीक है, अब आंसर देख लो एक बार। ठीक है, ये आ गया। अब हमें बोल रहा है कि पूर्ण वाक्य होता है, मतलब पूरी लाइन लिखनी है। जैसे लिखा वन पर्यावरण मंत्रालय किमर्थम उपायम करोति। तो जो वन पर्यावरण मंत्रालय है ना, तो उन्होंने जो है ना, किसके लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। तो देखो, ये बिल्कुल सेम जो है, हमें यहाँ पर लाइन मिल जाती है। ये देखिए पूरी लाइन है, आप यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यही है ना कि जैसे मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि कोई और क्वेश्चन आएगा आप कर तो लोगे। फिर नेक्स्ट है व्याघ्र जाते विनाश से कारणम किम। जो व्याघ्र जो जाती है उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आप यहाँ देखेंगे, ये लिखा धूतणाम लोभ वर्णाम छेदनम चा। तो ये जो लालची लोग हैं उनकी वजह से। अब एक बात सुन लो, यहाँ पर लिखा है एक प्रश्न आपको करना है एग्जाम में। ये दो लिखे ना, आपको एग्जाम में एक ही करना होगा। यहाँ चार लिखे, एग्जाम में आपको तीन ही करने होंगे। ठीक है, या जो चॉइस लिखी है उसको देख लेना। इसलिए तो सैंपल पेपर देखने का फायदा होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें सैंपल पेपर से पता
लग जाती हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बोला गया कि यथा निर्देशन उत्तरत, मतलब जो बोला गया उसके अनुसार उत्तर दो। सग्नेशु वनेशु विहरती, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि विशेषण पर छाटो। तो यहाँ पर विशेषण कौन सा है? सघन। ठीक है, क्योंकि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी तो विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सग्नेशु आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है अति न्यूना, इति पद से किम पर्याय पदम गद्यांशीय प्रयुक्तम। तो यहाँ पर जो अति न्यूना, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये होगा अत्यल्पा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रयत्ना निष्फला भवंती, मतलब प्रयत्न जो है ना वो खराब चलेगा, मतलब उसको कोई फल ही नहीं मिला। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें क्रियापद कौन सा है? क्रियापद का मतलब होता है जो जो कोई काम हो रहा है, तो ये भवंती। ठीक है, इसका ख आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है अन्य अनुच्छेद से कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखित। तो ये कह रहे कि इस पूरी कहानी का नाम आप क्या लिखोगे? देखो, आप अपनी समझ से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे देशज से राष्ट्रीय पशु, व्याघ्र। ठीक है, मतलब ये जो पैसे दे रखे हैं ना, इसी पैसे के बेस पर हमें इस कहानी का नाम देना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ज्यादातर जो हमें आंसर है ना, वो लास्ट की लाइन और पहली लाइन में ही पता लग जाता है कि हमें कहानी का नाम क्या देना है। ठीक है, अब आप एक बार सारे आंसर इसमें मैच कर लो। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे खुद ट्राई भी करते हैं ना, तो इस तरीके, देखो ये बहुत सारे लिखे हैं, इनमें से कोई एक आपको चूज करना है, या इसके अलावा भी कोई और आप लिख सकते हैं। आप चेक करो कि जो आपने टाइटल सोचा था, क्या इनमें से कोई सोचा था? नहीं सोचा था तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि जिसके ऊपर टॉपिक है उसी पर आप बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट में खंड खाए और बोला गया कि चित्र को देखकर कम से कम 4 लाइन लिखिए। ठीक है, तो ये हमें चित्र दे रखा है और ये नीचे हमें मंजूषा दे रखी है। ठीक है, इसको यूज करके हमें 4 लाइन लिखनी है। देखो, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, जब आप पिक्चर को देखेंगे तो इदम चित्रम क्रीड़ा चित्रस्य अस्ति, इस चित्र में क्रीड़ा क्षेत्र है। अस्मिन चित्रे बालिका संति, इस चित्र में बालक है। चित्रे बालिका पढ़ती, चित्र में बालिका पढ़ती है। चित्रे बालिका पादक कंदुकेन क्रीडंती, चित्र में जो लड़की है ना वो फुटबॉल खेल रही है। वृक्ष से ऊपरी वानर अस्ति, वृक्ष के ऊपर बंदर बैठा हुआ है। चित्र एक मयूर अपी अस्ति, चित्र में एक मयूर भी है। इदम चित्रम आनंद वर्धकम अस्ति, ये चित्र बहुत मजेदार है। क्योंकि यहाँ पर 7 लिखी है, लेकिन आपको एग्जाम में 4 लिखनी है। और ये तो आप रट लो, क्योंकि इसमें यहाँ पे बस टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी तो आपको ये लिखना है। ठीक है, और फिर जो एक चीज होगी ऐसे बता देना। और लास्ट में ये लाइन, अगर वो आनंद वर्धकम है, मतलब चित्र बहुत सुंदर है, तो आप ये वाला वर्ड लिख देना, पूरी लाइन सेम उतार देना। ठीक है, हो जाएंगे ना 4। लेकिन अगर चित्र बहुत गंदा है, मतलब बहुत ज्यादा जो है वहां पे लड़ाई हो रही है या पोल्यूशन है, तो आप लिख देना इदम चित्र मार्मिकम अस्ति, ये वाला वर्ड लिख देना बस। ठीक है, अगर दुख वाला होगा तो ये वर्ड लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि आपको मैचिंग करके बताना है। तो बालक का विद्यालय गच्छति हो गया, एक वचन के साथ एक वचन लगाना बच्चों। ठीक है, ये सेंटेंस मेकिंग की तरह ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें बोला गया है महिला, महिला क्या कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बेस पर आपको आंसर बताना है यहाँ पे। तो महिला जो है वो वार्तालाप कर रही है, तो महिला वार्तालापम, और बहुत सारी है तो कुर्वंती हो जाएगा। ठीक है, फिर सोचिका, सोचिका क्या कर रहा है? कपड़े से लेगा, तो वस्त्रम क्या आएगा? द्विवचन, क्योंकि एक वचन के साथ एक वचन, और ये द्विवचन है तो खगो आकाशे उड़ता। ठीक, इस तरीके से मैंने आपको प्रश्न 3 करवा दिया। ठीक है, एक बार इसके आंसर आप देख लो। ठीक है, ये आंसर लिखे हैं। ओके, ठीक है, अब हम खंड गा करने जा रहे हैं। और खंड गा में जो प्रश्न नंबर 4 है ना, इसमें हमें 5 दे रखे हैं, हमें कोई 4 करने हैं, और ये विभक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना विद्यालय से, तो आपको बताना है कि इसकी कौन सी विभक्ति होगी। देखिए, जब भी से लिखा जाता है ना, तो वो हमेशा छठी विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप षष्ठी विभक्ति लिखेंगे, और यहाँ पर लिखे वाटिकायाम, और जो आयाम इस तरीके से आता है तो वो होती है सप्तमी विभक्ति। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ, फिर आंसर दिखाता हूँ।
और ये देशेषु ऊ की मात्रा आ रही है तो ये भी सप्तमी जो है ना विभक्ति होती है। अब देखो हर जगह ऊ की मात्रा आएगी तो वो सप्तमी होगी, जरूरी नहीं है। आप विभक्ति के जो रूल्स है ना वो एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे भ्याम आ गया, तो ये जो भ्याम है तृतीय में भी होता है, चतुर्थी में भी होता है, पंचमी में भी होता है। तो आप तीनों में से कोई भी एक लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे लिखे शिक्षकेन, ये लिखा एन, तो यहाँ पर जो है ना तृतीय विभक्ति है। ठीक है, तो अब इसके आंसर देख लो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और पहले ना आप खुद भी ट्राई किया करो कि क्या आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा। यहाँ पर हमें उपसर्ग दे रखे हैं, तो अगर किसी में उपसर्ग लगा तो उसे अलग करना है, और अगर अलग हुआ है तो उसे जोड़ना है। जैसे अनु कर्णम लिखा है तो अनु और कर्णम को अलग अलग कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा प्रभवती, तो प्र और भवती को अलग कर देंगे। यहाँ लिखा संस्कृत, तो संस्कृत में सम जमा जो कृतम है वो अलग कर देंगे। ठीक है, और ये लिखा ना वी जमा रचित, तो ये हो जाएगा विरचित। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको इन अंकों को शब्दों में लिखना है। ठीक है, जैसे ये 22 है ना, तो देखो आपको मंजूषा में से छाट कर लिखना है। तो 22 को क्या बोलते हैं? द्वादश। अच्छा, इसका आंसर देख लो पहले पांचवे का। ये पांचवे का आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो 22वां है, 22वें को क्या बोलेंगे? बोलेंगे द्वाविंशति। ठीक है, और 38 को क्या बोलेंगे? अष्टत्रिंशत्। 12 को क्या बोलेंगे? द्वादश। 27 को क्या बोलेंगे? सप्तविंशति। और जो 40 है तो उसे बोलेंगे चतुर्विंशत्। ठीक है, ये हो गया। और ये हमने मैचिंग करनी थी और सामने आंसर लिखने थे। ठीक है, ऐसे ही करना जैसे आंसर की आप देख रहे हैं ना, एग्जाम में भी ऐसे करना है आपको। अब प्रश्न नंबर 7 में बोला गया कि यहाँ पर भी हमें मंजूषा दे रखी है, और इन शब्दों को जो हिंदी में लिखे इसे आपको संस्कृत में लिखना है। ये मंजूषा दे रखी है, तो बहुत आसान है। तिरंगा को क्या बोलते हैं? त्रिवर्ण। पेड़ को क्या बोलते हैं? वृक्ष। धरती को क्या बोलते हैं? धरणी। निर्धन को क्या बोलते हैं? विपन्न। लड्डू को क्या बोलते हैं? मोदकम। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो जाएंगे। ये देखिए, देखिए उसके बाद है 8th क्वेश्चन। और 8th क्वेश्चन में आपको ना साहित्य क्रियापदम चित्वा पूरक, यहाँ पर आपको ये शब्द दे रखे, इनको आपको इसमें भरना है। ठीक है, तो धीवरा मगध देशे, तो जो धीवरा वो मगध देश से आया था तो अगच्छन लिख देंगे। जो कार्यम अद्य, मतलब आज काम जो पूरा जो है कर लूंगा, इस तरीके से कुर्वीत हो जाएगा। अंत च मोदकानी मिलिष्यन्ति, मतलब अब हमें अंत में मोदक मिल जाएंगे। केचन कथयन्ति संस्कृत भाषा संगन कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर वगैरह है तो उसमें भी जो संस्कृत भाषा है ना वो सबसे सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें एक अक्षर भी इधर का उधर नहीं होता। फिर हमारा खंड घ है। ये देखिए हमें ना इसमें पैसेज पढ़नी है, ये आपकी किताब में से है, और पैसेज पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है डियर। ठीक है, तो अच्छा उससे पहले आप एक बार दोबारा से इसका आंसर देख लो। ये देखिए, अब खंड ख करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि संस्कृत भाषा जो है वो बहुत ही वैज्ञानिकी भाषा है, और ये कहा जाता है कि जो कंप्यूटर है उसमें भी सबसे सर्वोत्तम भाषा संस्कृत ही है। और संस्कृत है जिसमें वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ठीक है, ये सब लिखे गए और इसमें समृद्ध है। और जो कालिदास जी है जो विश्व के महान कवि में से गिने जाते हैं, उनका जो काव्य सुंदर है वो इसी में ही है। कौटिल्य ने जो अपनी अर्थशास्त्र की किताब लिखी वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दुनिया में। गणित शास्त्र की जो आर्यभट्ट जी हैं, ठीक है, उन्होंने भी शून्य का जो प्रतिपादन किया वो संस्कृत में यहीं से किया है। और चिकित्सा के शास्त्र में अगर हम चरक सुश्रुतों की बात करें तो उनका भी विश्व में बहुत बड़ा योगदान है। इनकी संस्कृत जो है वो बहुत ही बड़ा शास्त्र है। और वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र, बहुत ज्यादा इसके अंदर उल्लेखनीय बातें, अगर आप इसे पढ़ेंगे ना तो आप बहुत बड़े महान ज्ञानी बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र केन रचते। क्योंकि एक पद है तो आपको केवल एक ही वर्ड लिखना है, बहुत ही आसान है। अर्थशास्त्र ढूंढो। ठीक है, तो अर्थशास्त्र ये लिखा,
और रचिते तो किसने चाहिए लिखा, कौटिल्य, रचितम तो कौटिल्य आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे के लिखे तो हम लिख देंगे कौटिल्यन, मतलब ऐसे कोटि लिखा लेन। इस तरीके से जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज में हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो आप ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आंसर तो आपको दिखाई दूंगा। फिर ये शून्य से प्रतिपादन का अक्रोध, जो शून्य उसकी खोज किसने करी थी, हम सब जानते हैं आर्यभट्ट ने करी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो, मैं आपको आंसर पहले पढ़ा देता हूँ फिर एक साथ दिखाता हूँ। फिर ये करें कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम कुत्र प्रसिद्धमस्ति, तो आप ये पूरी की पूरी लाइन जो है यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको ना पैसेज में से इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से और सीख पाए, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद ही देना ना अपना पेपर। और ये कहे चिकित्सा शास्त्र कयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र में किसका योगदान बहुत ज्यादा विश्व में प्रसिद्ध है, तो हम सब जानते हैं संस्कृत में वो महान है चरक सुश्रुतयो। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। अब आंसर एक बार देख लो आराम से। देखिए आंसर तो आप देख लेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए कैसे आपको ढूंढना है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया ना। अब आगे देखिए, उसके बाद डियर यहाँ पर हमें बोला गया कि जो विकल्प दे रखे उसके अनुसार आपको आंसर देने हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिखा अर्थशास्त्रम, अत्र का विभक्ति, तो अर्थशास्त्र की आपसे विभक्ति पूछ रहा है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये शास्त्र में तो ये द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, उसके बाद यह लिखा जगती, तो जगती का यहाँ पर पर्यायवाची पद पूछ रहे हैं, तो जगती मतलब संसार, तो संसारे आ गया। ठीक है, उसके बाद है उत्तम इति पद से विपरीतार्थम पदम किम, तो यहाँ पर उत्तम का आपको विपरीत पद लिखना है। उत्तम का क्या होगा, देखो उत्तम मतलब बढ़िया, अधम मतलब घटिया। ठीक है, और आपको केवल दो ही करने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये पद्यांश है, और ये दोहा आप जब इसे पढ़ेंगे तो फिर आपको इनके आंसर देने हैं। तो मैं इसे पढ़ता हूँ, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, ना बुर्यात सत्यम प्रियम, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें प्रिय बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें अप्रिय, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानितम बुर्यात एष धर्म सनातन, और हमें बोले प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे यहाँ बोल रहा था ना, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब आपको ये याद रखना है कि आपको सत्य प्रिय दोनों बोलना है, लेकिन आप दोनों में से एक का उल्टा नहीं कर सकते। जैसे अगर आप सत्य बोल रहे हो लेकिन अप्रिय बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अप्रिय बोल रहे हो सत्य बोल रहे हो, तो ऐसा कभी होना चाहिए। अगर आप सत्य भी बोल रहे हो ना तो उसमें प्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, आपको केवल एक पदेन में आंसर देना है। तो पहला है किम बुर्यात, हमें क्या बोलना चाहिए। ठीक है, तो प्रियम। ओके, आप सत्यम भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हैं, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। ठीक है, अभी आंसर दिखाता हूं आपको। प्रियम चना किम बुर्यात, ठीक है, जैसे प्रिय है और डैश नहीं है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। मतलब अगर आप प्रिय बोल रहे हो लेकिन आप क्या बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, तो आपको नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पर नान्यतम आ जाएगा। ठीक है, फिर पूर्ण वाक्य में आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ती है, जैसे कृष्ण सत्यम बुर्यात। ठीक है, मतलब हमें किस प्रकार का सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, हमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए। ठीक है ना, तो सत्य प्रिय दोनों एक साथ होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जैसे आप यहां से लाइन देख के लिख देंगे। ठीक है, तो फिर ये बोले किम च नान्यतम बुर्यात, और हमें किसके साथ जो है ना वो असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो वही प्रिय के साथ आप प्रिय वचन बोल रहे हो लेकिन आप झूठ बोल रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना, तो ये लाइन उतार देनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप आंसर देख लो इनके पहले। ठीक है, ये एक पद इनके हो गए, ये पूर्ण वाक्य इनके हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। और अब ये बोल रहे हैं कि जो प्रियम है ना, इन चारों में से इसकी विभक्ति कौन सी है। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है माँ पे हलंत, तो कौन सी होती है, द्वितीय होती है। ठीक है, और हर जगह नहीं होगा लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, अनृतम का पर्यायवाची शब्द क्या है, अनृतम का मतलब क्या था, झूठ बोलना।
ठीक है, तो असत्य हमारे। ठीक है, फिर सत्यम का यहाँ पर विपरीत क्या है, सत्य का उल्टा क्या होता है, वही अन्यतम मतलब झूठ। ठीक है, देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 11वां, और ये जो क्वेश्चन नंबर 11वां है ये संवाद है, इसे पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर इसी में से ढूंढ कर देने हैं। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कि दिवेश कह रहा है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय में जो प्राचार्य जी है ना वो ध्वजारोहण करेंगे, और जो बच्चे हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, दिखाएंगे, और लास्ट में मोदकानी मिलेंगे, सबको लड्डू मिलेंगे। ठीक है, तो डेविड ने क्या कहा, शुचे जानासी तुम अस्माकम ध्वज कीदृश। तो वो शुचि से पूछ रहा है कि तुम जानते हो कि हमारा झंडा किस प्रकार का है। तो शुचि कह रही है कि मैं तो जानती हूँ, ये 3 वर्ण वाला झंडा है हमारा। उसके बाद जो सलीम है उसने रुचि से पूछा कि ये 3 वर्ण क्या है, मतलब त्रिवर्ण कथम किसको कहते हैं। तो रुचि ने बताया कि हमारे झंडे में ना 3 रंग होते हैं, वर्ण होते हैं, उसी को त्रिवर्ण कहते हैं। तो फिर रुचि ने पूछा कि क्या तुम उनके नाम जानते हो। तो सलीम ने बोला, अरे मुझे तो पता है, एक केसर वर्ण है, एक श्वेत है, एक हरित है। ठीक है, इस तरीके से उसने बता दिया। अब एक पद्य में आपको आंसर देना है। यहाँ पूछा गया कि ध्वज में कितने वर्ण होते हैं, तो हमने ऊपर पढ़ लिया कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे त्रिवर्ण। अभी मैं आपको आंसर दिखा रहा था, अभी समझा रहा हूँ ना खाली। फिर ये कह रहे क ध्वजारोहणम करिष्यति, कौन ध्वज का रोहण करता है, कौन करता है, ध्वज कौन फहराता है। और ये लिखा ना हमारे प्राचार्य जी, तो अब प्राचार्य आ जाएगा। फिर पूर्ण वाक्य में बोले कि अस्माकम देश से ध्वज कीदृश, हमारे जो देश में जो झंडा है ना वो कैसा है। तो आप बता दो कि 3 वर्ण वाला है, तो त्रिवर्ण आ जाएगा। फिर हमारे जो विद्यालय है ना उसके जो प्राचार्य जी हैं, किम करिष्यति, वो क्या करेंगे। तो वो क्या करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। ठीक है, तो ये आप पूरी लाइन लिख देंगे। देखो ये सारी लाइन लिखी हुई है, बस आपको ये लिखना था। मतलब देखो पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन उतारनी होती है। ये लाइन आपको क्वेश्चन में से आराम से मिल जाएगी इसी में से। अब फिर भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, लिखने का तरीका आपको पता लग गया। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि जो विकल्प दिए गए उसके अनुसार आपको आंसर लिखना है। जैसे मोदकानी में यहाँ पर कौन सी भक्ति है, देखो कहानी आ रहा है तो ये प्रथम हो गई, और राष्ट्र से आ रहा है तो कौन सी हो गई, ये जो भक्ति है, ये जो राष्ट्र से लिखा है इसका आपको पर्यायवाची पद बताना है इन चारों में से। तो राष्ट्र को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिशत्ते। फिर ये कह रहे परतंत्रता का विलोम शब्द क्या है, सबको पता होगा स्वतंत्रता, आजादी। देखिए बार बार जो क्वेश्चन है ना आंसर लिखे हुए हैं, आपको क्वेश्चन बनाने होंगे, तो आप यहीं से हिंट ले सकते हैं। जैसे अस्माकम त्रिवर्ण ध्वजा विश्व विजयी भवेत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कौन कौन जो विश्व विजयी भवेत हो, तो यहाँ लगा देंगे का। देखो अगर आपको हिंदी आती है तो आप फिर तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हिंट होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हो ना से, तो कस से आ जाएगा इसका। ठीक है, और यहाँ पर कला कृत्वा नर दुखी भवती, तो कला करने से कौन दुखी होता है, तो का आ जाएगा। ठीक है, बस अगर पुल्लिंग अगर तो का लगाना, स्त्रीलिंग अगर तो का लगा देना, आकर डंडा लगा देना। ठीक है, और फिर डैश प्रति अस्माभि प्रियम वयव हर्तव्यम, तो यहाँ पे वरिष्ठान आएगा, मतलब हमें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर अच्छा ये एक बार आंसर आप देख लो, इसका जो है वरिष्ठान का देखो ना लग रहा है तो ये हो गया कान। ठीक है, अब एक बार आंसर देखो। ठीक है, ये देखो आप देख सकते हैं। अब आ जाइए 12th क्वेश्चन पर। अब देखिए 13 क्वेश्चन है, ये विलोम शब्द है। सत्यम का क्या होगा, असत्यम। निर्धन का क्या हो जाएगा, धनिक। और मरणम का हो जाएगा जीवनम। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर करवा दिया, और भी सब्जेक्ट के मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।